सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में हो गए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर क्यान को कैसे उसका फादर रिवाइव करता है। साथ ही वांग लिन को यहाँ पर काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और ज्यादा कुछ मैं तुम्हें नहीं बताने वाली वरना तुम बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल हो जाओगे। बट गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहना क्योंकि तुम्हें इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि टाओ शन और वांग लिन दोनों ने मिलकर मूल क्लैन के लोगों को बहुत बुरी तरीके से धूल चटाया था, जिसके साथ ही ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और यहाँ पे वांग लिन मून सिल्क क्लैन के पास पहुंच जाता है जहाँ पर जो क्यान में थे उसका फादर इसे अपने पास रख लेता है और कहता है कि मैं इसे ठीक कर लूंगा। इस दौरान वो उसे अपने उसी छोटे से घर के अंदर ले जाते हैं, लेकिन इस माउंटेन के आसपास एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन लगा था जिसके अंदर वांग लिन का इंटरेस्ट आता है और वो इसे सीखना चाहता था। साथ ही उसे क्यान में इसे मिलना भी था, तो इसीलिए वो यहाँ पर जो मास्टर ब्लू ड्रीम है उनका जो छोटा सा घर था जो कि माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे मौजूद है वहां तक जाने लगता है। रास्ते में काफी सारे रिस्ट्रिक्शन और फॉर्मेशन लगे हुए थे, लेकिन वांग लिन को क्यान में से एक बार मिलना था क्योंकि उसके दिल में बस यही बात थी कि बस एक बार उसे सही सलामत देख लो, फिर उसकी मर्जी वो जहाँ जाए। मैं बस उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अब वांग लिन जैसा जैसा आगे बढ़ता है तो ये जो पहाड़ था इसके हर एक लेयर पे अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, जिसके चलते ये जो फोर्स था वांग लिन के ऊपर लगातार बढ़ता रहता है और बढ़ता जाता है हर एक कदम के साथ। और हर एक जो लेयर पे फोर्स था ना वो अपने आप में ही दूसरे वाले से कई गुना ज्यादा था। हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी ऐसे दर्द के मारे छटपटा रही थी, लेकिन वांग लिन उस माउंटेन को ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा चढ़ चुका था। लेकिन इस दौरान उसने काफी ज्यादा अमाउंट में अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी को भी यूज किया था, क्योंकि नॉर्मल बॉडी के फॉर्म में तो वो कभी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इधर ली क्यान की आंट और उसका फादर दोनों मिलकर इसे हील करने में लगे हुए थे। दाओ मास्टर ब्लू ड्रीम अपनी पूरी चीज जान लगा देता है और जो मेथड का वो यूज कर रहा था वो कुछ वैसा ही लग रहा था जब वो ली मुआन को रिवाइव करने के लिए जो एंसेस्टर था ज़ान फैमिली का जो यूज कर रहा था बिल्कुल वैसा ही कुछ लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जो क्यान में थी वो उससे कई गुना ज्यादा अच्छे फॉर्म में थी और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी जो विटलिटी है वो भी इंक्रीज होने लगती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि लगभग 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत जाता है एंड फाइनली वांग लिन भी उस आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका था, लेकिन इसकी बॉडी पर काफी सारे प्रेशर के चलते कट के निशान भी दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो आंट थी वो अंदर आती है और आते साथ ही यहाँ पर मास्टर ब्लू ड्रीम से कहने लगती है कि मैंने पहले सोचा था कि शायद ये लड़का हार मान के चला जाएगा, लेकिन वो तो सारे के सारे फोर्स को रेजिस्ट करते हुए यहाँ तक आ धमका है। यहाँ हम देखते हैं कि तभी उसकी नजर क्यान में पे जाती है जो कि पहले जैसी रिकवर हो चुकी थी। उसके चेहरे की जो चमक थी वो भी अब जैसे वापस आ चुकी है और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको कभी कोई इंजरीज हुई ही नहीं। अब मास्टर ब्लू ड्रीम अपनी बेटी क्यान में की तरफ देखकर कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारा नाम ब्लू मून है और ये तुम्हारे चेहरे को बिल्कुल सूट करता है। बाहर कोई आया है जैसे कि तुम्हारे बारे में जानना है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जाकर अपना परिचय दे दो और अपने बारे में बता दो। अब यहाँ पे तभी हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पे वांग लिन को अपनी नजरों के सामने एक छोटा सा घर नजर आ रहा था, पर तभी उसी के साइड में खड़ी नीले बालों वाली एक खूबसूरत सी लेडी नजर आती है जो कि यहाँ पर दूसरी ओर देख रही थी। लेकिन उसका खिलता हुआ चेहरा देखकर वांग लिन को अच्छा लगता है और उसे राहत मिलती है कि एटलीस्ट ये बिल्कुल ठीक है। इस दौरान यहाँ पे क्यान में उसकी तरफ पलटती है और तभी उसके पास आकर रिस्पेक्ट के साथ कि मेरे फादर ने कहा कि मैं अपना परिचय आके आपको दूं, मेरा नाम ब्लू मून है और आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हो। यहाँ पे बस वांग लिन ये सुनता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और इस दौरान तक वांग लिन का जो कंट्रोल था ना अपनी बॉडी और अपने पावर के ऊपर जिसके चलते वो यहाँ तक आया है, वांग लिन एक पल में जैसे सब कुछ भूल जाता है। इस रिस्ट्रिक्शन का फोर्स वापस से वांग लिन को नीचे की ओर पुल करने लगती है और वांग लिन पलक झपकते ही काफी दूर जाके गिरता है। तेज हवा का झोंका वापस से चलता है और वांग लिन वापस से उस पहाड़ से काफी नीचे की ओर जाने लगता है। इस दौरान वांग लिन बस उसी ओर देखे जा रहा था और मन में बस इतना ही कहता है कि चलो अच्छा हुआ, क्योंकि मैं भी यही चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे को भूल ही जाएं। इस दौरान मास्टर ब्लू ड्रीम भी वांग लिन को नीचे गिरता हुआ देखते हैं कि तभी जैसे उसकी नजर अपनी बेटी की तरफ जाती है तो वो पाता है कि वो बहुत ही मासूमियत के साथ कंफ्यूजन से उसी की तरफ देखे जा रही थी, जैसे मानो उसका कोई जरूरी हिस्सा उससे दूर हो रहा हो। ये देखकर मास्टर ब्लू ड्रीम को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि तभी उसकी बेटी कहती है कि फादर जब ये इंसान नीचे गिर रहा था ना तो मुझे कुछ नजर आया, मैंने देखा कि मैं पानी के अंदर हूँ एक मछली बनकर और मेरे सामने एक पक्षी है जो कि नदी के किनारे पे बैठा हुआ है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इससे कहीं मिल चुकी हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इसका हिस्सा हूँ और ये मेरा हिस्सा है। यहाँ पे हम देखते
देखते हैं कि इसका फादर जो कि इसकी बातों को इग्नोर करने लगता है, लेकिन मन ही मन वो कहने लगता है मुझे माफ करना कि मैं तुम दोनों के साथ ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन गलत जगह पर गलत वक्त पे अगर एक सही रिलेशनशिप भी बने ना तो भी ये ठीक नहीं, और इसीलिए तुम दोनों को एक दूसरे को भूलना होगा। लेकिन हाँ, मैं इतना भी ज्यादा पत्थर दिल नहीं। अगर पूरी तरीके से यादें मिटाने के बाद भी, पूरी तरीके से भुलाने के बाद भी अगर तुम दोनों फिर भी एक दूसरे को ढूंढ लेते हो, एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग को क्रिएट कर पाते हो, तो मैं वादा करता हूँ मैं मास्टर दाओ ब्लू ड्रीम मैं तुम्हारा साथ हर सिचुएशन में दूंगा। अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो मैं वो भी दूंगा। अगर इसे बचाने के लिए, इसे सपोर्ट करने के लिए मुझे एम्परर का सामना करना पड़े ना तो मैं वो भी करूंगा। यहाँ तक कि एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम के अगेंस्ट भी मैं जा सकता हूँ सिर्फ तुम दोनों के लिए। इस दौरान उसे अपनी वाइफ की भी याद आती है और वो कहने लगता है कि न जाने उसके दिल में मेरा ख्याल कब आएगा, उसे मैं कब याद आऊंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी को वापस से उसके कमरे तक ले जाता है। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो यहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है, और जैसे ही इस डोमेन वाले एरिया से कदम बाहर ही निकालता है कि तभी वांग लिन को कुछ फील होता है। और ये जो वाइब वांग लिन को आ रही थी ना, ये बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे थी। तो अचानक से ही वांग लिन के जो 5 एसेंस थे, फोर्स को फील करते साथ ही ना अचानक से ट्रिगर हो जाते हैं। वांग लिन उन सभी की पावर की मदद से देख पा रहा था कि यहाँ पे सफेद कपड़ों में काले बालों के साथ एक लेडी जिसके बाल खुले हैं, हवा में लहरा रहे हैं, वो सामने मौजूद है। उसकी आंखें बिल्कुल रेड है और जो कि ऐसा लग रहा है कि सांस भी नहीं ले रही, बस वहीं पे वो खड़ी है और एक टक इसी ओर देखे जा रही है। इस दौरान डिवाइन सेंस भी जैसे काफी दूर तक एक्सपेंड कर चुका था, और जब इस लेडी का डिवाइन सेंस जिसे कि वो पूरी तरीके से सप्रेस कर चुकी थी, बट जैसे ही वांग लिन से टकराती है ना तो इसकी आईज मानो और तेजी से ग्लो करती है और वांग लिन को ही देखे जा रही थी। यहाँ पे वो लेडी भी समझ चुकी थी कि इसने मुझे डिटेक्ट कर लिया, पर किया कैसे, क्योंकि ये अच्छों के बस की बात नहीं। वांग लिन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग खतरे की वाइब आने लगती है। हालांकि वो इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वांग लिन के अचानक से जो कदम है ये पीछे की ओर चलने लगते हैं। एंड फॉर सम रीजन वांग लिन ये तो समझ चुका था कि यहाँ पर ये जो आसपास का एक एरिया है ना, जो कि ब्लू सिंक क्लैन के सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था, और जैसे जिसके अंदर जो मास्टर ब्लू ड्रीम है, इनका जो स्ट्रॉन्ग डिवाइन सेंस भी मौजूद था। तो फॉर सम रीजन वांग लिन समझ चुका था कि शायद इसी की वजह से ये यहाँ से आगे नहीं जा पा रही। तभी वांग लिन को सारी चीजें रिकॉल होती है कि जब वो यहाँ क्यान मेई को लेके आ रहा था तो उसे फील तो हुआ था, वाइब तो आई थी, लेकिन तब वो काफी ज्यादा रश में था, और तो और तब उसकी ये जो एसेंस की पावर है ये पूरी तरीके से एक्टिवेट भी नहीं हुई थी। इस दौरान वांग लिन ये समझ चुका था कि ये जो लेडी है ये कोई आम लेडी नहीं होगी, ये बहुत ज्यादा ताकतवर होगी, तभी वो यहाँ पर तब से मेरा इंतजार कर रही है, और हो सकता है कि ये मेरे एंशिएंट गॉड बॉडी से ही रिलेटेड हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन फिलहाल के लिए यहाँ पे वेट करता है और उस लेडी के जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब बार बार वांग लिन जाके चेक करता है तो वो लेडी बिल्कुल वहीं पे मौजूद थी। इस दौरान वांग लिन अदर चीजें करने में बिजी था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि आखिर वो यहाँ से निकले तो निकले कैसे। वैसे वांग लिन ये भी जानता था कि जो मास्टर ब्लू ड्रीम है उन्हीं के चलते वांग लिन इस वक्त तक यहाँ पे टिका हुआ है, वरना अगर मैं इस लेडी को फील कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं। पर इस लड़की का कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा या फिर इसका कोई हाई स्टैंडर्ड होगा जिसके चलते जो मास्टर ब्लू ड्रीम है वो भी यहाँ पर कुछ खास कर नहीं सकते। और फिलहाल बस दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक हद में रह के। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन को 4 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका था, और तभी अगले ही पल यहाँ पे उसके सामने एक जाइंट सा फिगर अपीयर होता है, जो कि अपनी ऑरा से ही जैसे मानो हर एक चीज को खत्म कर देगा। पर तभी वांग लिन को बस अपने कानों में एक ही आवाज सुनाई देती है, और वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हारे लिए ये बेहतरीन जगह। मेरे पास कुछ बहुत ही कमाल के ऐसे स्पेल्स है जिसे देखकर तुम्हारा सिर घूम जाएगा, जो तुम्हारे बहुत काम आएगा। लेकिन अब मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ कि तुम्हें सीखना है या नहीं। पर जानकारी के लिए मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि उनमें से जो 3 स्पेल है ना वो बहुत ही कमाल के दाव स्पेल है। एक ऐसा स्पेल भी है जो कि लाइफ सेविंग स्पेल में टॉप क्लास स्पेल्स में शुमार की जाती है, और 6 ऐसे भी स्पेल्स हैं जो कि कंप्लीट सेलेस्टियल स्पेल में शुमार की जाती है। और मेरे पास तुम्हारी सोच से भी ज्यादा जॉस फ्लेम भी मौजूद है। वांग लिन सुन के हैरान हो जाता है, साथ ही कंफ्यूज भी कि आखिर ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मास्टर ब्लू ड्रीम की बातें खत्म नहीं होती। जाहिर है वांग लिन ने उनके बेटे की जान बचाई, तो वो उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते थे। साथ ही बाहर जब वो लेडी घात लगा के बैठी है तो ये जानते हुए भी वो वांग लिन को ऐसे ही कमजोर तो नहीं छोड़ सकता। अब वो यहाँ पर एक एक करके सारी चीजें बताता है, और फिर एंड में बताता है कि मेरे पास वर्ल्ड रियलम का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, साथ ही इसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग भी मेरे पास मौजूद है, और अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की
उसकी पलकें ऐसे झपकती तक नहीं है, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इस दौरान जब वो दूसरी बात कहते हैं ना, तो ये सुनकर वांग लिन के मन बॉडी के हर पार्ट में ऐसे करंट सा दौड़ जाता है। और जहाँ पे वो बताते हैं कि मेरे पास ये जो आउटर रियलम है ना, इसके जो सबसे बहुत ही पावरफुल 5 दूसरे रियलम से आए गए एस्ट्रॉइड से बनाए गए कमाल के बहुत ही खतरनाक ट्रेजर्स हैं। यहाँ तक कि जितने भी यहाँ कल्टिवेटेड है थर्ड स्टेप में, जिनमें सबसे ज्यादा ताकतवर सोरिन को माना जाता है, इन ट्रेजर से ना वो भी डर के मारे कांपता है। यहाँ पे वांग लिन सोरिन का नाम सुनते ही और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। और फिर एंड में यहाँ पे मास्टर जो ब्लू ड्रीम है, जो कि वांग लिन की तरफ अपना पीठ कर चुके थे और ऊपर की ओर देखकर कहने लगते हैं कि मेरे पास मेरा अपना ट्रू इनहेरिटेंस है और ये मेरे थर्ड स्टेप से रिलेटेड है। यानी कि तुम कह सकते हो कि ये मेरा अपना बनाया गया थर्ड स्टेप का ट्रू इनहेरिटेंस है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है और ना ही मैंने आज तक कभी किसी को इसको देने के बारे में ख्याल भी किया है। लेकिन तुमसे मैं आज कहना चाहूंगा, अगर तुम चाहो तो तुम इसे रख सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वांग लिन जैसे धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ कोई एक बात से रिलेटेड नहीं है, जरूर मास्टर दाऊ ड्रीम का कोई ना कोई इसके पीछे मतलब जरूर होगा। और मास्टर दाऊ ड्रीम के ये जो ऑफर्स हैं ये रुकते ही नहीं। यहाँ पर वो जॉस फ्रेम, सेलेस्टियल स्पेल, दाओ स्पेल, अपने इनहेरिटेंस, अपने सबसे पावरफुल ट्रेजर से लेकर हर एक चीज वांग लिन को देने के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर उसे ये ऑफर भी देते हैं कि अगर वांग लिन चाहे तो वो उसके जैसे जो बाकी के 4 मास्टर्स हैं उनसे भी गाइडेंस हासिल कर सकता है। यहाँ तक कि इस पूरे के पूरे आउटर रियलम के अंदर वांग लिन जिस भी कोने में जाना चाहता है, मास्टर ब्लू ड्रीम कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी गाइडेंस में वहां तक भी ले जा सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं तुम्हें इस पूरे के पूरे जगह को भी एक्सप्लोर करा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। इसी के साथ वो आगे बताने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी कमाल की है, तुम एक एंशिएंट गॉड हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो एसेंस है ना, ये पूरी तरीके से कंप्लीट तभी होंगे जब मैं तुम्हें वो सही तरीका बताऊंगा। और एक बार तुम अपने एंशिएंट गॉड बॉडी के ताकत को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो, जिसके बाद तुम इसे और अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। और मैं इतना जानता हूँ कि तुम बंदे बहुत कमाल के हो, अगर तुम्हें सही से गाइड किया जाए तो तुम उन ऊंचाइयों को छू सकते हो जिसके बारे में आज तक किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और इसी के चलते मैं अपने दोनों एसेंस को भी तुम्हें दे सकता हूँ, जिसके चलते तुम्हारे पास यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो इनर रियलम या आउटर रियलम में ही क्यों ना हो, लेकिन उन सबसे ज्यादा तुम्हारे पास जो एसेंस है, ट्रू एसेंस है, वो हो जाएंगे। यानी कि टोटल 7 एसेंस। और हाँ, उस खतरे का आभास तो तुमने कर ही लिया होगा जो कि बाहर घात लगाए बैठी हुई है। और तुम्हारा जो अभी का स्टेटस है, इसके जरिए से तो तुम कभी भी इसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो फिर ये क्या, इसका बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे जो कहना था मैंने तुम्हें कह दिया, अब फैसला पूरी तरीके से तुम्हारा है कि तुम क्या चूज करते हो। यहाँ पे वांग लिन ये सारी बातें सुनकर सिर्फ इतना कहता है कि मुझे कंडीशंस बताइए। मास्टर ब्लू ड्रीम स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं कि बहुत आसान है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इनर रियलम को भूल जाओ, मुझे ज्वाइन करो, मेरी लेगेसी को आगे ले जाओ और यहाँ के ट्रू मास्टर भी बन जाओ। और एक बार तुम आउटर रियलम के इंसान बन गए ना, तो तुम्हें इनर रियलम के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, जिसके बाद यहाँ के लोग भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और ये लेडी भी तुम्हें हंट करना छोड़ देगी। और दूसरी और सबसे आखिरी कंडीशन, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी, साथ ही तुम्हें ओथ भी लेना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में उसके अलावा कोई दूसरी लेडी नहीं आएगी। अगर आसान भाषा में कहूँ तो मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जैसा एक कल्टीवेशन पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही वांग लिन के कान में ये जो दूसरी शर्त जाती है ना, ऐसा लग रहा था कि वांग लिन जैसे अभी अभी इसने जो कुछ भी सुना ये सब कुछ इससे भुला पाता। वांग लिन बस इतना कहता है कि आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही मास्टर ब्लू ड्रीम ये सुनते हैं ना, उन्हें यहाँ पे सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की याद आती है। तभी मानो जैसे इसका चेहरा गुस्से से ऐसे लाल होने लगता है, लेकिन वो फिलहाल के लिए बस एक टक वांग लिन की आंखों में आंखें डाल के उसे देखता है। वांग लिन यहाँ पे इसकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जो चीज इसने कही ना, वांग लिन का मन कर रहा था कि सारी रिस्पेक्ट, सारी चीजों को वो कचड़े के डिब्बे में फेंक दे। इस दौरान मास्टर ब्लू ड्रीम मन में कहता है कि सालों पहले एक और इनर रियलम का बंदा यहाँ पे था जिसका नाम किंग लिन था, उसे भी सेम ऑफर दिया गया था। मेरी जगह पे तब सोवरीन था और इस लड़की की जगह पर था वो किंग लिन, लेकिन मुझे लगा था कि शायद उसकी तरह ये भी मेरी शर्तों को मान जाएगा, जैसे कि सोवरीन ने अपनी बेटी की शादी कुछ पावर्स के बदले में किंग लिन से करा दी। यहाँ पे उसके मन में काफी सारे बातें चल रही थी, लेकिन यहाँ पे वांग लिन मन में काफी सारे चीजें सोचता है और बस इतना कहता है कि वान यार, मैं तुम्हारी वजह से ही जो कुछ हूँ आज बन पाया हूँ, और जिस जगह से मैं और तुम बिलोंग करते हैं, जहाँ से हमारी यादें जुड़ी हैं, मैं उस जगह उन लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ, उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, कभी नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सोवरीन का मन ऐसा कर रहा था कि वो एक सेकंड में वांग लिन को निपटा दे, पर तभी वांग लिन ये चीज जैसे फील करता है, उनसे कहने लगता है कि आप बस मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए कि सीनियर, अगर आपके पास कोई ऐसा
ऐसा इंसान हो जिसे कि आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा अजीज हो और जिसके जैसा आपकी जिंदगी में कोई और हो ही नहीं, तो क्या आप कुछ पावर्स के बदले में उसे रिप्लेस कर पाओगे? यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर ब्लू ड्रीम है वो बस वांग लिन की तरफ देखे जा रहा था। उसकी बोलती यहाँ पे वांग लिन ने बंद कर दी थी। अब वांग लिन सेम सवाल उसके क्लैन से रिलेटेड, उसके लोगों से रिलेटेड पूछता है कि क्या आप कुछ अपॉर्चुनिटीज के चलते अपने लोगों को अपनी यादों से मिटा सकते हो? यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर ब्लू ड्रीम है वो समझ जाते हैं कि वांग लिन का इरादा क्या है। अब यहाँ पे वो फिलहाल उससे नजरें दूर कर लेते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे पास 2 एसेंस है, जिनमें से एक को मैंने कम्प्लीटली सील कर दिया है कुछ रीजंस के चलते, लेकिन जो दूसरा एसेंस है ना वो ग्रैंड दाओ लेवल पे है, और जो ग्रैंड दाओ है उसे थर्ड स्टेप के थर्ड स्टेज के रूप से भी जाना जाता है, जैसे कि आर्केन वॉइड के नाम से भी तुम जानते हो। और अगर इसे और अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही जल्दी ये वॉइड टर्बुलेंट लेवल, जो कि थर्ड स्टेप का सबसे हाईएस्ट लेवल यानी कि पीक लेवल माना जाता है, वहां तक भी जा सकता है। तो मेरा ये जो एसेंस है ये असल में ग्रैंड दाओ के मिड स्टेज पे है, यानी कि 2 स्टेप और जिसके बाद ये बिल्कुल पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन जो मेरा सील वाला एसेंस है ना, अगर उसको मैंने रिलीज कर दिया तो जो ट्रू एसेंस का पावर होता है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दोनों एसेंस आपस में मिलकर ना वॉइड टर्बुलेंट के अर्ली स्टेज के पावर तक को रिलीज कर सकते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ सकते हो। मैं तुम्हारे दूसरे कंडीशन को समझ सकता हूँ कि हो सकता है कि तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई और हो, लेकिन तुमने तो मेरी फर्स्ट कंडीशन को भी नहीं रखा, उसे भी तुमने ठुकरा दिया। आखिर इनर रियलम में ऐसा क्या है कि जिसके चलते तुम हमारे बनने ही नहीं चाहते? सोवरीन ने ऑलरेडी तुम सभी की फील्डिंग सेट करके रखी है और आज नहीं तो कल पूरी तरीके से इनर रियलम उसके हाथों तले कुचला जाएगा और तुम थर्ड स्टेप का असली मजा कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि जॉस फ्लेम जो नहीं है, मैं जानता हूँ कि जो इनर रियलम के लॉर्ड है उसने कुछ मेथड्स का यूज किया था, लेकिन जिन रियलम्स को उसने बनाया था वो भी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो अब जब वो रियलम्स भी डिस्ट्रॉय हो गई जिसके चलते जॉस फ्लेम बनेगा, तो आखिर तुम क्यों अभी भी इनर रियलम के बने रहने के लिए रेजिस्ट कर रहे हो? अभी यहाँ पे फांगले उससे बस इतना ही कहता है कि अगर इनर रियलम को डिस्ट्रॉय करना इतना आसान होता तो आपको क्या लगता है सोवरीन को इतने सारे चाल चलने की जरूरत पड़ती? आखिर किस बात का इंतजार है? वो चाहता तो कर लेता ना। इनर आप भी समझदार है और समझदार को इशारा ही काफी है। अब यहाँ पे जब वो ये सारी बातें सुनता है तो उसे ख्याल आता है कि हाँ शायद ये सही है। अब वांगलिन आगे बताने लगता है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि इनर रियलम में कोई ऐसी फोर्स, ऐसी एंटिटी, ऐसी चीज है जिसके रहते सोवरीन कभी भी मनमानी तो नहीं कर सकता और मन चाहे इस रियलम को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। यहाँ पे ये सुन नहीं था कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे कुछ याद आता है और वो कहने लगता है कि आखिरी बार जब मैंने सोवरीन को देखा था तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड हालत में इनर रियलम से बाहर आया था और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डरावना था। उसने बस इतना कहा कि वो आवाज किसी को नहीं छोड़ेगी और फिलहाल के लिए वो वांगलिन को कुछ खास नहीं बताता, बस इतना कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और आज अगर मैं अपनी बेटी से मिल पाया तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ से 3 व्हाइट कलर की एनर्जी को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि ये बस कुछ स्पेल्स हैं, लेकिन जो असली चीज है वो तो मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकता, क्योंकि फिर यहाँ के लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे। मैं जानता हूँ कि जॉस फिल्म तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसी के साथ वो अपना फर्स्ट स्पेल को कास्ट करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी इंटेंस अमाउंट में हमेशा एनर्जी एक जगह पे गैदर होना शुरू कर देती है और तभी अचानक से वो एक सिल्वर कलर के छोटे से स्टैम्प में बदल जाता है। लेकिन जो ऑरा ये रिलीज कर रहा था वो देखकर वांगलिन भी समझ आता है कि कितना टेरिफाइंग है। तो यहाँ पे ब्लू मास्टर आगे बताते हैं कि इसे यूज करने के लिए ना तुम्हें सबसे पहले इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम अपने दम पर पूरी दुनिया को हिला सकते हो, यानी कि तुम्हारा एक इनर वर्ल्ड होना चाहिए। इसी के साथ वो बताने लगते हैं कि इसके ट्रू पावर का अंदाजा तुम तभी लगा सकते हो जब तुम इसे पहली बार यूज करोगे। फिलहाल के लिए मैं बस तुम्हें इसका नाम बता सकता हूँ और इसे की हेवन को भी तुम रिवर्स कर सकते हो, इसीलिए इसे रिवर्सिंग द हेवन कहा जाता है। इसी के साथ वो बताने लगते हैं कि ये जो बाकी के 2 स्पेल है इन्हें मैंने अपनी कल्टीवेशन के दौरान अपने अंडरस्टैंडिंग के जरिए से क्रिएट किया था। जो कि पहला वाला है ये मैंने स्प्रिट वॉइड रियलम में सीखा था, जो कि एक तगड़ा डिफेंसिव स्पेल है। और फिर वो यहाँ पर उसे अपने थर्ड स्पेल को दिखाते हैं और यहाँ पे इसे वो बहुत डिटेल में उसे बताने लगते हैं कि इसके जरिए से ना तुम काफी सारे स्पेल्स को अपने अंदर ही फ्यूज करके एक नए स्पेल को बना सकते हो और ये तुम्हारी पूरी तरीके से क्रिएशन पे डिपेंड करेगा कि आखिर तुम कितने ज्यादा क्रिएटिव हो पाते हो, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा दाव स्पेल है जो कि तुम्हें अलाउ करेगा कि तुम मल्टीपल टेक्निक्स को, मल्टीपल स्पेल्स को आपस में ही उन्हें मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग उन्हें यूज कर पाओ। और अब वो वांगलिन से कहते हैं कि चलो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कुछ 2 स्पेल को फ्यूज करके दिखाता हूँ। अब वांगलिन ये सुनते साथ ही ये मौका कैसे जाने दे सकता था, वो अपने सबसे तगड़े वाले स्पेल यानी कि मैजिकल आर्सेनल और जो कॉल द विंड है इन दोनों को निकालते साथ ही उसके सामने वो रख देता है। ये देखकर मास्टर ब्लू ड्रीम काफी ज्यादा सरप्राइज थे और मन में कहने लगते हैं कि मुझे पूरा यकीन था कि ये कोई आम इंसान तो हो ही नहीं सकता, वरना सेलेस्टियल एम्परर वाई फैन के स्पेल इसके पास आखिर कैसे आते हैं, वो भी एक नहीं 2 और जो कि उसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल में से एक माने जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो स्माइल करते हुए पलक झपकते ही दोनों स्पेल को ऐसे फ्यूज करता है
जिसके चलते यहाँ पर एक मिस्टीरियस ब्लैक क्लाउड बनता है जिसके उस पार जैसे एक वर्ल्ड नजर आता है। और तभी यहाँ पे मास्टर ब्लू ड्रीम कहने लगते हैं कि मुझे जो कहना था मैंने तुम्हें कह दिया, लेकिन हाँ ये जो चीज मैंने बनाई है ना, ये मैंने मेरे थर्ड स्पेल के जरिए से बनाई है, जिसके चलते तुम्हारे दो पावरफुल स्पेल को मैंने आपस में फ्यूज कर दिया है और अब जो तुम्हारे सामने है ये इनका फ्यूजन है। लेकिन अगर तुम इसे समझ गए ना तो मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ और समझने की जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए ये जगह तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगी क्योंकि ये तुम्हारे इनर वर्ल्ड का जैसे एक पार्ट बन चुका है। ये जगह अभी छोटी है लेकिन ये जो एक वर्ल्ड है ना, ये तुम अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाइड कर सकते हो। इसी के साथ वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वांग लिन को मुड़कर देखकर मन में कहने लगते हैं कि काश तुम वाकई में मेरे आउटर रियलम से ही बिलोंग करते। इसी के साथ वो चले जाते हैं और अब वांग लिन हर एक चीज को रिकॉल करना शुरू कर देता है। वो एक एक करके हर एक स्पेल को जैसे वापस से रिकॉल करता है कि कैसे क्या इन्होंने डिटेल्स बताई थी, और ऐसे ही करते करते ऑलमोस्ट 5 महीने बीत जाते हैं और वांग लिन यहाँ पर एक मिस्टीरियस से थॉट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो अभी भी उसी फर्स्ट स्पेल को जैसे मनी मन कास्ट करना शुरू कर देता है। हर एक पॉसिबिलिटीज को वो यहाँ पे बनाता है और फिर वो इमीडिएटली अपने हाथ को हवा में उठाता है और मुंह से रिवर्सिंग द हेवन कहता है। और ऐसा कहते साथ ही हम देखते हैं कि जैसे हर चीज यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में शुरू होने लगती है, टाइम का फ्लो जैसे रिवर्स चलने लगता है। लिटरली वांग लिन ने यहाँ के हर एक चीज को ही रिवर्स कर दिया था। जैसे कि बारिश की बूंदें नीचे गिरती है, बादल ऊपर होता है, तो इसने इस चीज को बिल्कुल उल्टा कर दिया। और जब इसका फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाता है तो वांग लिन फाइनली समझ जाता है कि उसने स्पेल को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है और अब वो इसके जरिए से बहुत ही खतरनाक से अटैक को क्रिएट कर सकता है। यानी कि लिटरली वो जो लॉज होते हैं इनको भी उल्टा कर सकता है। अब वांग लिन दूसरे स्पेल को समझना शुरू कर देता है क्योंकि फर्स्ट स्पेल से ही उसने समझ लिया था कि उसने अब तक का सबसे पावरफुल स्पेल को सीख लिया है, क्योंकि जो चीज लॉ को भी रिवर्स कर पाए उससे ज्यादा पावरफुल और क्या ही होगा। वांग लिन को अब ये भी ख्याल आता है कि मेरे पास टॉप स्पेल है और अब ये स्पेल जिसके जरिए से मैं किसी भी चीज को रिवर्स कर सकता हूँ, तो अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन करूँ उस थर्ड स्पेल के जरिए से तो क्या ही गजब होगा। वांग लिन धीरे धीरे करके दूसरे स्पेल को भी समझ लेता है जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि बेसिकली जो स्पेल है ये एक्सट्रीम लाइट से रिलेटेड करती है। वांग लिन इसे सदर्न लाइट से रिलेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये जो सेकंड स्पेल है लाइट एंड शैडो शील्ड है, इसके लिए एक्सट्रीम लाइट चाहिए, लेकिन वांग लिन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लाइट आई तो आई कहाँ से। अब वांग लिन धीरे धीरे करके हर एक चीज को फोकस करने लगता है और इस सेकंड स्पेल में उसे काफी ज्यादा वक्त बीत जाता है, बट एट द एंड उसे समझ आ जाता है जहाँ पर वो अपने डिवाइन सेंस के जरिए से हर एक जगह को चेक करता है। तो तभी वांग लिन इस पोजीशन में अपने इसी सेकंड स्पेल को याद करता है जब मास्टर ब्लू ड्रीम ने इसे कास्ट किया था और उसने फील किया था कि एक ऐसी एक्सट्रीम हीट जो कि वार्मनेस जैसी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें कोई इमोशन भी हो। और इसी दौरान वांग लिन को यहाँ एक बच्चा नजर आता है जो कि खेल रहा था और इसकी बॉडी से हीट निकल रही थी जो कि एक्साइटमेंट की वजह से निकल रही थी और इसका कलर बिल्कुल हल्का सा था, लेकिन ये हीट वांग लिन को उस सेकंड स्पेल की याद दिलाती है। तो तब वांग लिन को रियलाइज होता है कि अब मैं समझा, ये सारे ऑल थिंग्स की हीट है, यानी कि उनका स्पार्क है जैसे कि बहुत से अमाउंट में गैदर करके ही एक डिफेंसिव स्पेल के रूप में इसे यूज किया जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को ऑलमोस्ट 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था और लिटरली वो उसी पोजीशन में वहीं पे मौजूद था। तो कहीं ना कहीं वांग लिन जब इसे पूरी तरीके से और समझने जाता है तो उसके सामने एक ब्लैंक सी स्क्रीन आ जाती है, जैसे इसके आगे वो पूरी तरीके से भटक जाता है। और तब वांग लिन को एहसास होता है कि मुझे जल्द से जल्द थर्ड स्टेप पे पहुंचना ही होगा, तभी जाके मैं इन्हें और अच्छे से समझ पाऊंगा। इस दौरान मास्टर ब्लू ड्रीम दूर से ही वांग लिन को ऑब्जर्व कर रहे थे और वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि बस महज 9 महीने के अंदर ही इसने ऑलमोस्ट 2 स्पेल को सीख लिया है। क्या कमाल का लड़का है। अब तुम भी कमाल कर लो गाइस, क्योंकि हमने अपना नॉवल के एक्स्ट्रा डोज के लिए एक सेकंड चैनल को बनाया है जिसमें हम नॉवल से रिलेटेड काफी सारी बातचीत करने वाले हैं और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप, इसके ऊपर मैं पहली वीडियो लाने वाली हूँ। तो चैनल को अभी से जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट वाला वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग होगा और तुम्हें उसमें बहुत मजा आने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज के वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।